जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग 81 विधानसभा का टूर कर रहे थे तो बेरमो, सिल्ली, डुमरी के बाद आज हम लोग आ गए हैं टुंडी में। और टुंडी में जो जेल केम के यहाँ से प्रत्याशी हैं वो मोतीलाल महतो हैं और मोतीलाल जी से हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है टुंडी में। मोतीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। आपके चैनल का सभी दर्शकों को मेरे तरफ से भी जोहार। मोतीलाल जी, जयराम जी के बाद आपका ही चेहरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर था जेल केम में, लेकिन आपका मनचाहा सीट नहीं मिला, फिर भी आप कैसे लड़ रहे हैं यहाँ पे? मनचाहा सीट की बात नहीं है। देखिए, हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो लोकसभा के चुनाव में हमें 90,000 मत प्राप्त हुए थे। सॉरी, 3.5 लाख मत प्राप्त हुए थे हम लोग गिरिडीह लोकसभा से। तो उसमें से जब मत प्राप्त हुए तो सबसे ज़्यादा जो वोट प्राप्त था वो डुमरी विधानसभा से 90,000 सीट प्राप्त हुई थी वोट। अब वहाँ से 90,000 प्राप्त हुई थी तो वो मेरा घर था और वहाँ पर तैयारी जो हम लोग 2 साल से कर रहे थे, चुनाव की तैयारी हम लोग 2 साल से चल रहा था। वहाँ प्रखंड विस्तार किए, पंचायत विस्तार किए, बूथ विस्तार किए, तो उसके कारण उसका रिजल्ट भी हम लोग को दिखा। और सभी जगह मत आए, लेकिन सभी जगह विचारों का मत आए। और डुमरी में क्या हुआ कि विचारों के मत साथ साथ में कैडर के भी मत आए और साथ साथ में बूथ मैनेजमेंट का भी मत आए, क्योंकि वहाँ कैडर भी तैयार थे, विचार भी थे और बूथ मैनेजमेंट भी अच्छे से हुए थे, इसलिए वहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा हुआ। तो उसको देखते हुए हम लोग ने निर्णय लिया। टाइगर जयराम तो बहुत ही परेशान थे कि कहाँ से लड़ा जाए, किस परिस्थिति में लड़ा जाए। तो उन्होंने कस्म में थे। तो एक बार हम कोल्हान में दौरे में थे, हम कोल्हान गए और उनको ही निमंत्रण हमने ही दिया था डुमरी में लड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ 90,000 मत प्राप्त हुए थे और हम चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष जो है सबसे पहले वो सेफ हो, क्योंकि पार्टी का भविष्य कहीं ना कहीं उन पर टिका होता है। मतलब आपने अपना सेफ सीट सेक्रीफाइस किया है। सेफ नहीं है, एक मत प्राप्त हुए थे उस हिसाब से सेफ कह सकते हैं। और जहाँ तक कोई कहता है कि अपना घर छोड़ के बाहर लड़ेंगे तो उसके लिए हम कुछ तर्क देना चाहेंगे। देखिए, आज हेमंत सोरेन जी का जो घर है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका घर है रामगढ़, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं बरहेट और दुमका से। क्यों? क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनको सेफ होना जरूरी होता है। दूसरी बात, मोदी जी का घर गुजरात है, लेकिन जाकर लड़ते हैं वाराणसी से। तो ये कोई तर्क नहीं होता है कि वो बाहर चले गए, चाहे यहाँ के नहीं है, ऐसा कुछ तर्क नहीं होता है। सब अपना सबसे पहले सेफेस्ट चुनता है। तो टुंडी में कितनी वोट आई थी आप लोगों को लोकसभा में? 60,000 के लगभग मिले थे। 60,000। तो क्या लगता है जो वोट टुंडी में आए थे आप उससे ज्यादा ला पाएंगे? क्या आकलन लगा रहे हैं? देखिए, इस बार का जो माहौल है लोकसभा से कहीं बेहतर है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद पर केंद्रित हो जाती है और जो क्षेत्रीय मुद्दे वो गौण हो जाते हैं। और जो विधानसभा का चुनाव है ये क्षेत्रीय मुद्दे पर होता है, जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर चुनाव होता है विधानसभा का चुनाव। तो और हमारी जो लड़ाई है 3 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यही तीनों चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा जो एडुकेटेड पर्सन जो माना जाता है जेल कैंप में कि आप थे, क्योंकि आप हमेशा जब भी आंदोलन में जाते थे तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते थे। अभी जो आप जा रहे हैं क्षेत्र में, वो क्या बात कर रहे हैं लोगों से? किस रूल के बारे में बात बता रहे हैं और कौन सा विधि विधान के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, अभी भी मैं जेपीसी का छात्र रहा और हमेशा मैं डाटा पे बात करना विश्वास कर, तो लोगों को मैं डाटा देता हूँ। सबसे पहले एजुकेशन उठा के देता हूँ कि एजुकेशन में आपका झारखंड कहाँ है। आज एजुकेशन सिस्टम में उठा के देख लीजिए, झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ राज्यों में गिना जाता है, जहाँ पर हमारा 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है, जब से 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? आज हमारे जीडीपी का कम से कम 15 से 20% जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 3% मात्र खर्च होता है। अब एक बच्चों में कम से कम नहीं तो 25 से 30,000 रुपये प्रति माह खर्च होना चाहिए, हमारे पास खर्च होती है मात्र 6,000 रुपये। तो हमारे बच्चों को कहाँ शिक्षा मिल पा रही है? अब शिक्षा नहीं मिल पा रही, जिसके कारण हमारा शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि सबसे निचले दर्जे में आता है। बिहार के बाद सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था कहीं का है तो झारखंड का है। आज देखिए क्या होता है, बाहर की जो शिक्षा व्यवस्था है उनकी कितना सुदृढ़ है। जैसे आप केरल के ले लीजिए, आंध्र प्रदेश के ले लीजिए, तमिलनाडु का ले लीजिए। वहाँ के बच्चे जब पढ़ लिख कर निकलते हैं तो जाके कोई गूगल का सीईओ बन जाता है, सुंदर पिचई बन जाता है, कोई सत्य नाडेला जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाता है। लेकिन झारखंड के बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं तो क्या बनते हैं? बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवरी करते हैं, ट्रक चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। ये स्थिति है, क्योंकि हमारा एजुकेशन का स्तर इतना डैमेज कर दिया गया, इतना गिरा दिया गया है कि क्वालिटीपूर्ण शिक्षा मिल ही नहीं पाता। और क्वालिटीपूर्ण शिक्षा मिल नहीं पाता, जिसके कारण वो जबरदस्ती में मैट्रिक इंटर पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम जब लोगों को बताते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा बात, सबसे ज़्यादा जो समस्या है, सबसे गंभीर जो समस्या है झारखंड में, पूरी झारखंड में और साथ साथ ही डुंडी विधानसभा क्षेत्र में, वो है पलायन की, बेरोजगारी की। जब ये हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, ऐसा नहीं कि बेरोजगारी पहले नहीं थी,
पहले भी थी। पहले जब रघुवर दास के कार्यकाल में बता रहे हैं, उस समय बेरोजगारी थी 12%। 2019 में जब इसकी सरकार बनी तो 12% से बढ़कर हो गया 18%, यानी 6% की बढ़ोतरी। उस समय बेरोजगारी थी, इस समय भी बढ़कर हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों सरकारों ने बेरोजगारी को रोकने का कोई ऐसा पहल नहीं किया। अब 18% अगर बेरोजगारी है तो 3.5 करोड़ की आबादी अगर निकालते हैं तो 60 लाख लोग बेरोजगार, उसमें युवा पीढ़ी को निकालते हैं 25 से 30 लाख। चलिए हम उसको भी नहीं मानते हैं, सरकार के आंकड़े को ले लेते हैं। कार्मिक विभाग की डाटा कहती है कि जब 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात आई थी तो हेमंत सोरेन सरकार ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 9,95,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जो ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी कर चुके थे। उन छात्रों को भरवाए गए थे। यानी 10 लाख मान लेते, 10 ही लाख को मान लेते तो 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार, और उसके 5 सदस्य या 8 सदस्य, यानी 10 8 80। मतलब कि समझ के आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बेरोजगारी यहाँ झारखंड में। तो अब है बात समझ आ रहा है कि चलिए बेरोजगारी तो है, ये तो डेटा है। हाँ, आप कैसे ठीक करेंगे उसको? हाँ, आप लोग सरकार में आएंगे, आपकी अगर जेल केम की सरकार बनती है या आप विधायक बनते हैं तो कैसे उसको ठीक करेंगे? हाँ, अब देखिए सबसे पहले इन बातों की जो हम उत्तर दो एक चंद लाइनों में देना चाहेंगे। आदम गोंडवी का बहुत अच्छा लाइन है कि लश्कर भी तुम्हारे, डकैत भी तुम्हारे। लश्कर भी तुम्हारे, डकैत भी तुम्हारे, पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये सरकार गिना रही है कि हमने इतना नौकरियां दी, ऐसे तो दे नहीं पाई है। वादा किए थे 5 लाख का, 5,000 भी नहीं दे पाई है, लेकिन कहती है कि हम इतनी नौकरियां दी हैं। तो भैया हमको गिना के बताइए ना कितनी नौकरियां दी हैं। अब है कि हम कैसे देंगे, मेरा सवाल, हम उत्तर सुनिए कैसे देंगे। हमारे पास 28,000 लिस्टेड कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं। उनमें CCL है, BCCL है, टाटा है, मेदांता है, उषा मार्टिन, बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है। उसके बाद महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न जैसी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में अगर हम एक पॉलिसी बनाते हैं, प्राइवेट पॉलिसी ऐसी रहेगी कि जिसमें 75% यहाँ के स्थानीय को नौकरी मिलेगा। लेकिन इसके पहले एक पहल करना पड़ेगा 1932 खतियान या खतियान आधारित पहले स्थानीय नीति लाना पड़ेगा और झारखंडियों को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब उनको आइडेंटिफाई करके जब हम 75% यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे तो कितने लोग रोजगार क्रिएट हो सकता है? 10 से 15 लाख लोग एडजस्ट हो सकते हैं उन कंपनियों में। किसी में 5,000 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, किसी में 15,000 काम करते हैं, किसी में 20,000 काम करते हैं। कितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं? उसके बाद कार्मिक विभाग का डाटा है कि 5.5 लाख पोस्ट झारखंड में है सरकारी नौकरी का, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। 2.5 लाख टीचर की आवश्यकता तो केवल झारखंड में टीचर की केवल आवश्यकता है। अगर राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी को देखा जाए, 30-35 बच्चों को अगर लागू किया जाए तो 2.5 से 3 लाख तो केवल टीचर की आवश्यकता है। तो अगर हम एक स्पष्ट स्थानीय नीति और नियोजन नीति बना लें और उसके तहत बहाली करें तो 2.5 से 3 लाख टीचर ही बन जाएंगे। तो कितना एडजस्ट हुए? उसके बाद उसका 8 परिवार या 10 फैमिली का जो परिवार को सुधरा तो जोड़ लिया 20 लाख लोगों का परिवार जीवन स्तर सुधर गया। ये सरकारी हुए, ये प्राइवेट हुए। अब ये हाँ जो है उसमें है क्लियर है, क्लियर है हमारा एजेंडा। हमारा देखिएगा पहला ही एजेंडा में पहला है कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, उसके आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे, पहला ही कैबिनेट में। दूसरा हमारा नियोजन नीति है जो 90-10 की फॉर्मूले पर है, हमारा प्रतिज्ञा पत्र भी वही है। उसके बाद तीसरा हमारा एजेंडा है कि जो विस्थापन नीति के तहत हम यहाँ को मूल रैयतों को जो जमीनें आज हमारे यहाँ झारखंड में विस्थापन की इतना बड़ा गंभीर समस्या है, यहाँ विस्थापन में हमें जेनोसाइड किया गया, हमें नरसंहार किया गया हमारे साथ में। 15 लाख हेक्टेयर ज़मीनें जो है यहाँ पर ली गई हैं, ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से 7 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है। 7 लाख, 7,000 की बात नहीं कर रहे, झारखंड की बात कर रहे हैं हम, जिसमें से लगभग 1 लाख तक की दे पाई है, वो भी C और D में झाड़ू पोछा लगाने में अच्छा से दे भी नहीं पाई मुआवजा, यानी 6 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। तो इसको क्या कह सकते हैं? जेनोसाइड ही तो कह सकते हैं ना, नरसंहार ही कहना है। तो हम इसको विस्थापन नीति बनाकर जिन जमीनों में उपयोग नहीं हो रहा है उसको हम वापस कराने का काम करेंगे। ये तो आपके ठीक है, आपका विचार है, आपकी पार्टी की बात है, लेकिन जो हम लोग आम चुनाव में देखते हैं कि ये सब मुद्दे गायब हैं, कैसे आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे आपकी बात? और टाइम भी बहुत कम है। आज हमारे पास प्रतिज्ञा पत्र है, पैम्पलेट लेके कोई आया नहीं। हमारा पैम्पलेट है, 2.5 लाख प्रतिज्ञा पत्र छपवाए हैं। अच्छा। कि ये आपके मुद्दे हैं और सब जन जन तक पहुंचा दे रहे हैं कि ये 5 मुद्दों पर पहला काम करेंगे। पहला हमारा प्राथमिकता रहेगा टुंडी विधानसभा क्षेत्र के लिए कि हम शिक्षा पे स्वास्थ्य करेंगे। जो शिक्षा हम डाटा पे बात करते हैं उस शिक्षा पे सुधार करेंगे, पहला काम। दूसरा काम हम स्वास्थ्य पे सुधार करेंगे। तीसरा काम हम पलायन को रोकने का प्रयास करेंगे और रोजगार देने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे कि रिसोर्सेज जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र में है, कोल्डफील्ड एरिया नहीं पड़ते हैं, बहुत कम है, मिनिमम है, तो रूरल क्षेत्र पड़ते हैं ज़्यादातर। ये टुंडी विधानसभा क्षेत्र को मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया भी कहा जाता है और अति पिछड़ा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ वैसे रिसोर्सेस नहीं है। तो रिसोर्सेस क्या है? तो हमने जब पूरा विधानसभा का भ्रमण किया है आज, तो हमने एक चीज़ देखा है कि यहाँ एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है। पानी का रिसोर्सेस अच्छा है, खेती बाड़ी का रिसोर्सेस अच्छा है। इसमें अगर हम एग्रीकल्चर को
टेक्निकली रूप से अगर डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा वहाँ रोजगार क्रिएट हो सकता है। 25 से 30 किलोमीटर में आज हमारा धनबाद है। अब वहाँ से अगर हम सब्जियों का उत्पादन करें या बहुत सारी चीज़ हैं, मशरूम का उत्पादन करें, बहुत सारी चीज़ें हैं MSME के तहत, तो बहुत अच्छा हम रोजगार सृजन कर सकते हैं और उस तरह से हम रोजगार दे सकते हैं। अब हो गया कि हमने प्राइवेट नौकरियां दे दी, सरकारी नौकरियां दे दी, उसके बाद MSME के तहत हमने एग्रीकल्चर को डेवलप कर दिया, सारे रोजगार वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ये हमारा विचार है, ये हमारा पॉलिसी है, ये हमारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को पहुंचाने के लिए ये हमने प्रतिज्ञा पत्र बनवाया है। आपने कहा कि कैसे पहुंचाइएगा, तो देखिए यही 2.5 लाख प्रतियां हमने छपाई इसके लिए कि ये हमारा ये प्रतिज्ञा तो पत्र। ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन समझाएंगे कैसे लोगों को? क्योंकि आप आजकल जो चुनाव हो रहा है वो ये सब मुद्दे गायब रहते हाँ, हैं। ये आपकी बातें सत्य है, आपकी बातें सत्य है। देखिए 2 बड़ी बड़ी पार्टियां टकरा रही है, हम तीसरे मोर्चे हैं, लेकिन 2 पार्टियों को हम लोग देखते हैं कि जो बात होना चाहिए वो झारखंड का झारखंडी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक वो आ रहे हैं, एक वो घुसपैठ लेके चल रहा है, ये कह रहा नहीं हो रहा है, दोनों गायब कर दिए हैं। जो जिस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए मुद्दे ही गायब कर दिए हैं। अरे भैया रोजगार कैसे मिलेगा, इस मुद्दे पर कोई डिबेट ही नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य लोगों को कैसे मिलेगा, इस पर कोई डिबेट कर ही नहीं रहा है। शिक्षा लोगों को कैसे मिलेगा, इस पर कोई डिबेट कर ही नहीं रहा है। दोनों इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और NDA गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। दोनों उलझे पड़े हैं, घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठ नहीं हो रहा है, आदमी को एकदम गुमराह करके रख दिया है। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, टुंडी में मथुरा महतो जी या विकास महतो जी कौन ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं? देखिए हम टक्कर की बात नहीं करते, हम अपना स्ट्रेटजी और प्लानिंग की बात करते हैं। हम जब JPSC के छात्र थे, जब हम अपना फॉर्म भरे थे तो उस समय हमारे साथ 3,45,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था। हमारी स्ट्रेटजी अच्छी थी, हमारी प्लानिंग अच्छी थी, हम लेबोरियस थे, हमने मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, तो हमने JPSC को फाइट किया था। जस्ट लाइक हम चुनाव लड़ रहे हैं टुंडी विधानसभा, अपना जितना एफर्ट है उतना एफर्ट को लगा दिए, सारे संसाधन को लगा दिए हैं। जितना हमारा स्ट्रेटजी है, जितना हमारा प्लानिंग है, लोग हमें संगठन में चाहने की कहते हैं, तो उस बुद्धि का जितना प्रयोग हो सकता है हमने प्रयोग कर दिया है और उसका रिजल्ट बखूबी देखने को अभी मिल रहा है। देखिए रिजल्ट में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने पूरा एफर्ट। वाजपेयी का कथन है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, करते पथ पर अड़ग रहूंगा सदैव, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो जस्ट लाइक उसी तरह है कि हम अपना तैयारी पे लगे हुए हैं और आज के डेट में पूरा माहौल को चेंज करके रख दिए हैं। बड़ी बड़ी इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन को छक्के छुड़ा दिए। एक आम सा लड़का, एक कॉमन सा लड़का पूरा ये टुंडी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ इधर रोड क्रॉस कीजिएगा तो वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है, वहाँ पर जाके हम लोग बिना सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जनसमर्थी खड़ा कर दिया। आज प्रत्येक पंचायत से जहाँ कोई सोच नहीं सकता था बड़ी बड़ी पार्टियों के अलावा कि यहाँ कैडर खड़ा कर सकता है, वहाँ हम लोगों ने हर पंचायत में 50-50 कैडर खड़ा कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है। बाकी हार जीत तो लगा रहा है। हार जीत तो लिखा हुआ है, लेकिन JLKM के जो प्रत्याशी हैं टुंडी से मोतीलाल महतो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अब देखना यही है कि रिजल्ट क्या होता है। वैसे डुमरी, बेरमो, सिल्ली हर जगह से हम लोग घूम के आ रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों का हाल क्या है, लोग किस तरफ रुझान है। और एग्जिट पोल जो हम लोग 20 तारीख को देंगे पोलिंग के बाद तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी माहौल यही है कि टुंडी में मोतीलाल महतो का बहुत चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल।